रक्षा मिनट भाई साहब, वो कोई थोड़ा ट्राइपॉड कुछ रखा गया है अपना। आई होप नॉट इट्स गुड। यस। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप फाइन होगे, बढ़िया होगे और मजे के साथ होगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अरे भाई क्या हो रहा है यार? रुक जाना एक मिनट। नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। एज वी नो, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर हमने थ्योरी की बेसिस पे कल वाले वीडियो में खत्म कर लिया है। आज इसकी एनसीईआरटी करेंगे और उसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, आओ एनसीईआरटी खोल लो। एनसीईआरटी एक बुक होती है जिसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसके आखिरी पन्ने पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। उसको खोल लो। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट्स टू इक्वालिटी? ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? स्टीरियोटाइप्स के बारे में पूछा है। स्टीरियोटाइप्स क्या कहा है कि स्टीरियोटाइप्स किस तरह से वुमेन्स की इक्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। हाउ दे अफेक्ट वुमेन्स इक्वालिटी। स्टीरियोटाइप्स किस तरह से वुमेन्स की इक्वालिटी को अफेक्ट करते हैं? तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि जब हम वुमेन्स को लेके स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेते हैं कि जैसे कि हमने जब हमने दूसरा लेक्चर देखा था तो हमने देखा था कि जैसे ही हम बात करते हैं एक इंजीनियर की, तो हमारे माइंड में अचानक से एक इमेज बनती है कि हाँ कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पुरुष है जो बोर्ड लेके खड़ा है सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग के और वो काम कर रहा है। ठीक, टीचर की बात करते हैं तो मिक्स इमेजेस बनती हैं। कुछ लोग के दिमाग में मेंस की इमेज बनती है, कुछ लोग के दिमाग में वुमेन्स की इमेज बनती है। वहीं रहता हमने देखा था कि अगर हम बात करें नर्स की, नर्स एज अ प्रोफेशन, तो नर्स एज अ प्रोफेशन में ज्यादातर लोगों का प्रेफरेंस होता है कि गर्ल्स आर गुड फॉर नर्स। ठीक, तो ये एक तरह के क्या है, स्टीरियोटाइप्स हैं और ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं वुमेन्स की इक्वालिटी को। तो ये वुमेन्स की कैरियर अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर देते हैं। कैसे लिमिट कर देते हैं? तो अगर हम स्टीरियोटाइप्स बना देते हैं वुमेन्स के बारे में कि हाँ वुमेन्स इस पर्टिकुलर तरह के काम करेंगी और अलग तरह के काम नहीं करेंगी, तो हम उनके लिए डोमेन बंद कर देते हैं, उनके लिए हम रास्ते बंद कर देते हैं कि वो कोई और प्रोफेशन चूज करें। बेसिकली हम उनको बाइंड कर देते हैं कि जिस रोल में हमने उनको रखा है वही रोल वो परस्यू करें, वही रोल वो कंटिन्यू करें और बाकी जितने भी अलग अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए हम लगभग बंद कर देते हैं स्टीरियोटाइप्स बना के। ठीक, तो स्टीरियोटाइप्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं वुमेन्स की लाइफ को, समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। List one reason why learning the alphabet was so important to women like Rajsundari Devi, Rambai and Rukaya. ठीक, क्या पूछा गया है? इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अल्फाबेट। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अल्फाबेट। ठीक, जो कुछ वुमेन्स थी जिन्होंने वुमेन मूवमेंट्स के थ्रू जिन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया था किस चीज के लिए, वुमेन्स की इक्वालिटी के लिए, राजसुंदरी देवी हो गई, रुकैया हो गई, इन लोगों के लिए बेसिक अल्फाबेट्स को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये कि किसी भी व्यक्ति के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए जो बेसिक चीज है वो ये है कि वो अल्फाबेट्स पहले तो याद करे। क्यों? क्योंकि जब वो अल्फाबेट से कंफर्टेबल हो जाएगा तो ही फिर वो आगे चीजें कर पाएगा। ठीक, आगे वो वर्ड्स फ्रेम कर पाएगा, वो सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएगा, सेंटेंसेस को समझ पाएगा। ठीक, तो उसी वजह से दिस इज द मेन रीजन कि ये जो भी वुमेन्स थी जिन्होंने धीरे धीरे करके मूवमेंट्स स्टार्ट किए, जिन्होंने धीरे धीरे एजुकेशन लेना स्टार्ट किया,
उनका जो बेसिक काम था, जो बेसिक मोटो था, वो ये था कि वो अल्फाबेट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, poor girls drop out of school because they are not interested in getting an education. Reread the last paragraph on page 62 and explain why this statement is not true. ठीक, अब देखो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अब हमारा पैटर्न चेंज हुआ जैसे करके सीबीएसई का, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक, कैसा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है? हमको एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक, आज से कुछ टाइम पहले तक, मतलब 1 साल 2 साल पहले तक, जब तक सीबीएसई का पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन होते किस तरह के थे कि हमको एक स्टेटमेंट गिवन होती थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली कहते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस साल के जो पहले आते थे, ठीक, वो किस तरीके से आते थे कि हमको एक स्टेटमेंट गिवन होती थी और उस स्टेटमेंट के साथ हमको अपने आंसर को लिखना होता था, उस स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूफ करना होता था। ठीक, लेकिन विद चेंजिंग पैटर्न स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आने लगे हैं। डिफरेंट कैसे आने लगे हैं कि इस क्वेश्चन में जैसे हम देखें तो हमको एक स्टेटमेंट दी हुई है, अब हमको इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करना है। स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि जो पुअर गर्ल्स होती थी वो स्कूल ड्रॉप आउट इसलिए लेती थी क्योंकि उनका पढ़ने का उनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, उनमें पढ़ने का मन नहीं लगता था। ठीक, तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आंसर कैसे जाएगा इसका? सबसे पहले तो जब आंसर लिखोगे तो पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट के बाद रॉन्ग वाला पॉइंट लिखोगे कि नहीं दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्यों, फिर जो रियल रीजन है वो रियल रीजन लिख दोगे। रियल रीजन क्या था? रियल रीजन था कि जो पुअर गर्ल्स होती थी उस टाइम पे उतने स्कूल्स नहीं होते थे आसपास, घरों के आसपास, इसके चलते ज्यादा दूर लोग गर्ल्स को भेजना प्रेफर नहीं करते थे। जो पुअर चाइल्ड होते थे, जो पुअर गर्ल्स होती थी, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो पढ़ सकें। ठीक, और वो एक जो स्टीरियोटाइप्स माइंड में क्रिएट कर दिए गए थे कि गर्ल्स पढ़ लिख के क्या ही करेंगी, इन सारे रीजन के चलते जो पुअर गर्ल्स होती थी वो स्कूल से ड्रॉप आउट लेती थी, ना कि उनके खुद के मन के चलते, उनकी खुद की मर्जी के चलते। ठीक, फिर से बता रहा हूं, स्टेटमेंट पहले लिखोगे, आंसर में कैसे लिखोगे? स्टेटमेंट को लिखोगे, स्टेटमेंट के बाद रॉन्ग लिखोगे, मतलब स्टेटमेंट लिखी, ठीक, स्टेटमेंट के बाद लिखा नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और फिर जो राइट स्टेटमेंट होगी, जो राइट रीजन होगा वो लिखोगे। ठीक, can you describe two methods of struggle that the women's movement used to raise issues? If you had to organize a struggle against stereotypes about what women cannot do, what method would you employ from the ones that you have read about? Why should you choose this particular method? ठीक, तो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को समझना। क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट है वो ये कह रहा है कि दो मेथड्स आप बताओ जो बुक में मेंशन है, दो मेथड्स आप वो बताओ, दो मेथड्स जो बुक में मेंशन है किस चीज को लेकर, कि वुमेन्स मूवमेंट में वुमेन्स ने किस तरह से, वुमेन्स किस तरह से आगे बढ़ी थी, किस तरह से उन्होंने मूवमेंट आगे बढ़ाया था। ठीक, तो जो दो मेथड्स हमने हमने बहुत सारे मेथड पढ़ रखे हैं कि किस तरह से उन्होंने किया था, तो उनमें से दो मेथड लिख देना। ठीक, हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश करके वो अपने मूवमेंट को रेज करती थी, अपने इश्यूज को रेज करती थी। ठीक, रैलीज निकाल के अपने इश्यूज को रेज करती थी, और एक्ट्स परफॉर्म करके अपने इश्यूज को रेज करती थी। ठीक, मार्चिंग करके अपने इश्यूज को रेज करती थी। तो ये 3-4 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट उठा के लिख देना। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर आप वुमेन्स मूवमेंट के एक लीडर होते, ठीक, अगर आप वुमेन्स मूवमेंट के एक लीडर होते तो आप इन जो दो जितने मेथड आपने पढ़े हैं उन मेथड्स में से कौन से मेथड्स का यूज करते? विच मेथड्स डू यू यूज? अगर वुमेन मूवमेंट के लीडर आप होते तो जितने मेथड्स आपने पढ़ रखे हैं उन मेथड्स में से कौन से मेथड्स यूज करते? तो सिंपली अगर मैं अपनी बात करूं, अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, अलग अलग लोगों के
अलग अलग तरीके हो सकते हैं अपने को एक्सप्रेस करने के। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता कि मैं एक वुमेन लीडर होता, तो सबसे पहली चीज तो एक्ट्स, प्लेस इनको परफॉर्म करता। दूसरी चीज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश करता। ठीक, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो इसको सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जिन दो मेथड्स को आपने चूज किया है कि अगर मैं एक लीडर होता तो उन मेथड्स को यूज करके मैं अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करता, वो मेथड्स आपने क्यों चूज किए हैं उसको सपोर्ट करना है। ठीक, तो जो दो मेथड्स मैंने चूज किए हैं, सबसे पहले तो प्लेस परफॉर्म करना, एक्ट परफॉर्म करना, वो इसलिए चूज किए हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन उस टाइम पे थी जो पढ़ लिख नहीं सकती थी। तो ज्यादातर लोगों तक अपनी रीच पहुंचाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि मैं क्या कर सकूं, जो लोग नहीं पढ़ लिख सकते हैं उनको भी अकोमोडेट कर पाऊं। ठीक, और दूसरी चीज जो मैंने न्यूज़पेपर में और आर्टिकल्स में पब्लिश करता मैं मूवमेंट को, तो उससे उससे भी मैं एक वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन तक अपनी बात को, अपने इशू को रेज कर पाता। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, आंसर फ्रेमिंग समझ में आई। देखो क्या चीज है, क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला तो ये कहा है कि जितने मेथड्स वुमेन्स मूवमेंट में आपने पढ़े थे उनसे कोई दो मेथड बुक वाले लिख दो। ठीक, दूसरी चीज, अगर आप वुमेन्स मूवमेंट के एक लीडर होते तो आप उन मेथड में से कौन से मेथड को यूज करते और क्यों यूज करते। ये तीन पार्ट हैं बेसिकली इस क्वेश्चन के। इन तीन पार्ट्स में इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ग्लोसरी है। सबसे पहला है स्टीरियोटाइप। When we believe that people belonging to particular group based on religion, wealth, language and bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype. ठीक, स्टीरियोटाइप सबसे पहली मीनिंग है स्टीरियोटाइप। मैंने बताया भी था जब मैंने इस वर्ड का यूज किया था, तो मैंने बताया भी था कि स्टीरियोटाइप क्या है। बेसिकली स्टीरियोटाइप एक मेंटालिटी है, एक थिंकिंग है जो हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के बारे में बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के बारे में बना लेते हैं किसी एक चीज को बेसिस मान के। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वेल्थ को बेसिस मान लिया कि जो बहुत ज्यादा पुअर लोग हैं वो एक तरह के होंगे, जो बहुत ज्यादा रिच लोग हैं वो एक तरह के होंगे। ठीक है, रेस के बेसिस पे मान लिया, रेस मतलब स्किन कलर के बेसिस पे कि जो थोड़े काले लोग हैं वो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के होंगे, इस पर्टिकुलर तरह के वर्क करेंगे। जो गोरे लोग हैं वो इस पर्टिकुलर तरह के कैरेक्टर के होंगे, इस पर्टिकुलर तरह के वर्क करेंगे। ठीक, तो स्टीरियोटाइप बेसिकली क्या है, एक माइंडसेट, एक थॉट प्रोसेस जहां पर हम किसी एक चीज को बेसिस मान के एक ग्रुप के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर इस ग्रुप के लोग हैं तो वो इस तरह के वर्क्स करेंगे, इस तरह की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक, next is discrimination. When we do not treat people equally or with respect, we are indulging in discrimination. It happens when people or organizations act on their prejudices. Discrimination usually takes place when we treat someone differently or make a distinction. ठीक, discrimination. Next है discrimination. तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन क्या है, अनइक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल। ठीक, जैसे अगर मान लो दो लोग हैं, उन दो लोग में से किसी एक को मैं बहुत फेवर कर रहा हूं और दूसरे के साथ मैं बहुत हार्श बिहेवियर रख रहा हूं, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म हो रहा है। थर्ड वन इज वायलेशन, व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक्स द लॉज और अ रूल और openly shows disrespect, we can say that he or she has committed a violation. ठीक, वायलेशन क्या है, किसी भी एक रूल को, किसी के राइट को इंटेंशनली हार्म करना, इंटेंशनली उसका उल्लंघन करना, इंटेंशनली उस रूल को ब्रेक करना, उसको हम कहते हैं वायलेशन। Sexual harassment, this refers to physical or verbal behavior that is of sexual nature and against the wish of a woman.
ठीक। फोर्थ वन इज सेक्सुअल हरासमेंट। तो हमारा कोई भी फिजिकल या फिर वर्बल बिहेवियर जो किसी के लिए इनअप्रोप्रिएट हो, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल हैरासमेंट। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक, चैप्टर 5 कंप्लीट। चैप्टर 5 कंप्लीट। अब देखो, कल से हम उठाएंगे हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, सॉरी हिस्ट्री का मतलब हाँ दूसरा चैप्टर मतलब इन सेंस छठवां चैप्टर जो है हिस्ट्री का, क्या है? डिवोशनल पास्ट टू डिवाइन। डिवोशनल, अरे भाई साहब क्या हो गया? डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, हिस्ट्री का 6th चैप्टर और थर्ड लास्ट चैप्टर। इसके बाद 7th चैप्टर है, फिर 8th चैप्टर है, फिर हिस्ट्री की बुक हमारी खत्म है। ठीक, तो इस चैप्टर को हम बेसिकली कल से स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, स्टे सेफ।